आज इंसान जितना आधुनिक हुआ है उतना ही उलझता चला गया है। बाहर से देखने पर लगता है कि हमारे पास हर सुविधा है, तेज इंटरनेट, आरामदायक घर, तुरंत मिलने वाली चीजें। लेकिन अगर अंदर झांक कर देखें तो शरीर और मन दोनों ही थके हुए हैं। ये थकान किसी एक दिन की नहीं है, ये वर्षों से जमा होती आ रही है और अब बीमारी के रूप में सामने आ रही है। पहले बीमारी को एक घटना माना जाता था, कोई बीमार हुआ, इलाज हुआ और वह ठीक हो गया। लेकिन आज बीमारी एक स्थिति बन चुकी है। लोग ठीक नहीं होते, बस मैनेज करते हैं। कोई गैस मैनेज कर रहा है, कोई शुगर, कोई बीपी, कोई अनिद्रा। दवा चल रही है लेकिन जीवन नहीं बदल रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने बीमारी की जड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया है। हम लक्षणों को दबाने में लगे हैं, कारण को समझने में नहीं। सिर दर्द हो तो गोली, पेट खराब हो तो सिरप, नींद ना आए तो टैबलेट। लेकिन सवाल यह नहीं पूछा जाता कि यह सब हो क्यों रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग हर बीमारी का पहला संकेत पेट से शुरू होता है। कभी भूख नहीं लगती, कभी बहुत ज्यादा लगती है, कभी कब्ज, कभी दस्त, कभी एसिडिटी, कभी भारीपन। ये सब शरीर के शुरुआती संकेत हैं जो बता रहे होते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। पेट सिर्फ खाना पचाने की जगह नहीं है, ये शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यहीं से ऊर्जा बनती है, यहीं से खून को पोषण मिलता है और यहीं से मन पर भी असर पड़ता है। इसलिए जब पेट गड़बड़ होता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। आज की दिनचर्या इस पेट के सबसे खिलाफ है। सुबह उठते ही मोबाइल, बिना भूख के चाय, फिर जल्दी जल्दी कुछ भी खा लिया। दोपहर में काम के दबाव में खाना टल गया या बहुत भारी हो गया। शाम को फिर चाय नाश्ता और रात को देर से भरपेट खाना। यह क्रम शरीर के प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल उलट है। शरीर को एक लय चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कब खाना आएगा, कब आराम मिलेगा, कब सफाई होगी। लेकिन हमने इस लय को तोड़ दिया है। अब शरीर भ्रमित है, वह समझ ही नहीं पा रहा कि उसे कब क्या करना है। यही भ्रम धीरे धीरे बीमारी बन जाता है। पहले थकान, फिर चिड़चिड़ापन, फिर नींद की कमी, फिर पाचन खराब और अंत में कोई ना कोई रोग। मन की भूमिका भी इसमें कम नहीं है। आज का मन हर समय कहीं और है। खाते समय भी फोन, चलते समय भी सोच, सोते समय भी चिंता। मन कभी शरीर के साथ नहीं होता और जब मन और शरीर अलग हो जाते हैं तो बीमारी जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने इसी अलगाव को दुख का कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि जब मन वर्तमान में नहीं होता तो संतुलन टूट जाता है। उन्होंने बीमारी को सिर्फ शरीर की समस्या नहीं माना, बल्कि जीवन शैली की समस्या माना। उनके समय में अस्पताल नहीं थे, लेकिन लोग इतने बीमार भी नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी थी ही नहीं, बल्कि यह कि जीवन शरीर के अनुरूप था। भोजन सीमित, नींद समय पर और मन अपेक्षाकृत शांत। आज हमने सुविधा के नाम पर शरीर से समझौता कर लिया है। हम शरीर को सुनते नहीं, बल्कि उस पर आदेश चलाते हैं। अब काम करना है, अब जागना है, अब खाना है। चाहे शरीर तैयार हो या नहीं, लेकिन शरीर आदेश नहीं मानता, वह संकेत देता है। और जब उन संकेतों को अनदेखा किया जाता है तो वह बीमारी के जरिए बोलता है। यही कारण है कि आज छोटी उम्र में ही लोग थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उम्र का असर है, लेकिन असल में यह दिनचर्या का असर होता है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए होती है। दिन भर का काम किया, शरीर थका तो सो गए, लेकिन यह नींद की बहुत सतही समझ है। असल में नींद शरीर की सबसे बड़ी मरम्मत प्रक्रिया है। जो काम दिन में नहीं हो पाता वह रात में होता है, और अगर रात खराब हो जाए तो दिन चाहे जितना अच्छा हो, शरीर भीतर से कमजोर ही रहता है। रात का समय सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का समय होता है। जैसे कोई कार दिन भर चलने के बाद रात में गैरेज जाती है, वैसे ही शरीर रात में खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में चला जाता है। टूटी कोशिकाएं, थका हुआ दिमाग, गंदा खून, कमजोर पाचन, इन सब पर रात में ही काम होता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब शरीर को सही परिस्थिति मिले। अगर रात में पेट भारी है, मन बेचैन है और आंखें मोबाइल की रोशनी से भरी हैं, तो शरीर मरम्मत नहीं कर पाता, वह पूरी रात उलझा रहता है। सबसे पहले समझिए कि शरीर की अपनी एक घड़ी होती है। इसे जैविक घड़ी कहा जाता है। यह घड़ी सूरज के साथ चलती है। जैसे ही अंधेरा बढ़ता है, शरीर नींद की तैयारी करने लगता है। हार्मोन बदलते हैं, मांसपेशियां ढीली होती हैं और पाचन की गति धीमी होने लगती है। रात के समय पाचन धीमा होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है।
शरीर जानता है कि अब ऊर्जा बाहर के कामों में नहीं, अंदर की सफाई में लगनी चाहिए। लेकिन जब हम इस समय भारी भोजन डाल देते हैं तो शरीर उलझन में पड़ जाता है। अब शरीर के सामने दो काम होते हैं, खाना पचाना और खुद को ठीक करना। शरीर दोनों एक साथ नहीं कर सकता। वह प्राथमिकता तय करता है और अक्सर खाना पचाना जीत जाता है। नतीजा यह होता है कि सफाई का काम टल जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों को रात में देर से खाने की आदत होती है वे सुबह भारीपन, आलस और पेट साफ न होने की शिकायत करते हैं। यह आलस नहीं है, यह अधूरी मरम्मत का संकेत है। रात के समय लीवर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। लीवर शरीर का सफाई केंद्र है। खून में मिली गंदगी, जहर और अवांछित तत्वों को यही छानता है। लेकिन अगर लीवर को रात भर पाचन में मदद करनी पड़े तो उसकी असली जिम्मेदारी पीछे रह जाती है। धीरे धीरे यही अधूरी सफाई शरीर में जमा होने लगती है। यह जमाव तुरंत बीमारी नहीं बनता, बल्कि पहले थकान, फिर त्वचा की समस्या, फिर इम्यूनिटी की कमी और अंत में रोग का रूप लेता है। अब नींद की गहराई की बात करें। गहरी नींद सिर्फ आंख बंद करने से नहीं आती। गहरी नींद तब आती है जब शरीर को भरोसा हो कि उसे लड़ना नहीं पड़ेगा। पेट हल्का हो, मन शांत हो और आसपास शोर कम हो। लेकिन आज की रातें शांत नहीं हैं। कमरे में लाइट, हाथ में मोबाइल, दिमाग में कल की चिंता। ऐसे में शरीर आधी नींद में रहता है। बाहर से लगता है कि इंसान सो रहा है, लेकिन अंदर सिस्टम जागा हुआ होता है। इसी कारण लोग 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी थके रहते हैं, क्योंकि नींद की मात्रा पूरी हुई लेकिन गुणवत्ता नहीं। गौतम बुद्ध ने नींद को भी साधना का हिस्सा माना था। उन्होंने कहा था कि सही समय पर सोना और सही समय पर उठना मन को स्थिर करता है। उनके लिए रात का समय इंद्रियों को विश्राम देने का समय था, न कि उन्हें और उत्तेजित करने का। आज हमने रात को मनोरंजन का समय बना लिया है। पूरा दिन काम और रात में मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया। शरीर को कभी पूरा आराम ही नहीं मिलता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रात में पेट सिर्फ खाने से नहीं बल्कि सोच से भी भारी हो जाता है। अगर आप सोने से पहले गुस्से, डर या चिंता में रहते हैं तो भी पाचन प्रभावित होता है, क्योंकि पाचन सिर्फ पेट का काम नहीं, नर्वस सिस्टम का भी काम है। जब मन बेचैन होता है तो आंतें सिकुड़ जाती हैं, उनका स्वाभाविक काम रुक जाता है। इसलिए मानसिक तनाव का पहला असर पेट पर पड़ता है। इसलिए पुराने समय में रात को प्रार्थना, ध्यान या मौन की परंपरा थी। वह धर्म नहीं था, वह स्वास्थ्य विज्ञान था। मन को शांत करके शरीर को संकेत दिया जाता था कि अब आराम का समय है। अब सवाल उठता है कि इस बिगड़ी हुई रात को कैसे सुधारा जाए। जवाब बहुत जटिल नहीं है। इसकी शुरुआत पेट से ही होती है। जब पेट को रात में हल्कापन मिलता है तो शरीर अपने आप संतुलन की ओर लौटने लगता है। यही वह बिंदु है जहां हम अगले भाग में पहुंचेंगे। अगले भाग में हम बहुत स्पष्ट रूप से जानेंगे कि वह एक चीज आखिर क्या है जिसे रात को सही तरीके से लेने से पेट हल्का रहता है और शरीर को अपनी मरम्मत का मौका मिलता है। यह कोई रहस्य नहीं है, बस सही समझ का विषय है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि बीमारी बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर ही अंदर बनती है। आपने यह भी जाना कि रात का समय शरीर के लिए सबसे अहम होता है और पेट का हल्का होना क्यों जरूरी है। अब स्वाभाविक है कि मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर वह एक चीज क्या है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि नाम लिया जाए, एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ना जरूरी है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि अगर कोई चीज पेट साफ करती है तो वह तेज होगी, शरीर को झटका देगी या आदत बना लेगी। यही डर लोगों को सही और सरल उपायों से दूर रखता है। असल में प्रकृति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शरीर को आदेश नहीं देती बल्कि संकेत देती हैं। वे शरीर के साथ मिलकर काम करती हैं, उसके खिलाफ नहीं जाती। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वह भी इसी श्रेणी में आती है। वह एक चीज कोई रहस्यमयी जड़ी बूटी नहीं है। यह वही चीज है जिसे आयुर्वेद में सदियों से आंतों का मित्र माना गया है। यह है इसबगोल, जिसे गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लिया जाता है। इसबगोल का काम पेट को जबरदस्ती चलाना नहीं है। इसका काम आंतों को यह याद दिलाना है कि उनका स्वाभाविक काम क्या है। जब यह पानी के साथ पेट में जाता है तो हल्का सा फूलता है और आंतों को धीरे धीरे सक्रिय करता है। यही वजह है कि यह तुरंत दस्त नहीं कराता बल्कि अगली सुबह स्वाभाविक मल त्याग में मदद करता है। न कोई ऐंठन, न कमजोरी, न जलन, बस एक सहज प्रक्रिया। अब इसे लेने का सही तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीका इसे नुकसानदायक भी बना सकता है।
रात को सोने से लगभग 30 मिनट पहले एक गिलास गुनगुना पानी लें। उसमें 1 से 1.5 चम्मच इसबगोल डालें और तुरंत पी लें। इसे घोलकर देर तक न रखें क्योंकि यह जल्दी गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद कुछ भी ना खाएं, बस शांत मन से सोने की तैयारी करें। अगर बहुत प्यास लगे तो थोड़ा पानी ले सकते हैं, लेकिन भारी चीजों से बचें। कुछ लोग इसे दूध के साथ लेना पसंद करते हैं। यह भी ठीक है, लेकिन दूध गुनगुना होना चाहिए और मात्रा सीमित। जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता वे पानी के साथ ही लें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह कोई आजीवन लेने वाली चीज नहीं है। इसका उद्देश्य आंतों को सहारा देना है, उनकी जगह काम करना नहीं। आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में आंतें अपनी लय पकड़ने लगती हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसे कम किया जा सकता है। कई लोग यही गलती करते हैं कि पेट ठीक होते ही फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। देर रात खाना, कम पानी पीना, तनाव, फिर कुछ महीनों बाद वही समस्या। इसलिए इसबगोल को इलाज नहीं बल्कि सुधार की शुरुआत समझिए। अब यह सवाल भी जरूरी है कि क्या यह सभी के लिए है? जवाब है नहीं। जिन लोगों को आंतों में रुकावट, गंभीर सूजन या हाल ही में सर्जरी हुई हो, उन्हें बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी डॉक्टर से पूछना चाहिए। गौतम बुद्ध के समय इसबगोल का नाम भले ही अलग रहा हो, लेकिन सिद्धांत वही था। रात को पेट हल्का रखो, शरीर को उसका काम करने दो। बुद्ध ने कभी किसी एक चीज को जादू की तरह नहीं बताया। उन्होंने आदतों की बात की, और यही बात यहां भी लागू होती है। अगर आप इसबगोल लेते हैं लेकिन दिन भर फाइबर रहित भोजन करते हैं, पानी कम पीते हैं और तनाव में रहते हैं, तो परिणाम सीमित रहेंगे। इसबगोल सिर्फ एक सहारा है, आधार नहीं। असली आधार है आपकी दिनचर्या। जब पेट साफ होने लगता है तो सबसे पहला बदलाव जो लोग महसूस करते हैं वह है मन की हल्कापन। बिना वजह की बेचैनी कम होने लगती है, नींद गहरी होने लगती है। यह इसीलिए नहीं कि इसबगोल मन पर असर करता है, बल्कि इसीलिए कि पेट और मन का रिश्ता बहुत गहरा है। पुराने ग्रंथों में पेट को दूसरा मस्तिष्क कहा गया है। आज आधुनिक विज्ञान भी इसी बात को मानता है। आंतों में मौजूद तंत्रिका तंत्र सीधे दिमाग से जुड़ा होता है। इसलिए जब आंतें खुश होती हैं तो मन भी शांत होता है। अब आपने उस एक चीज को जान लिया है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल अब यह है कि आज का भोजन पेट का दुश्मन क्यों बन गया है? क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं? यह सब पेट की हालत तय करता है। आज अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे आम समस्या क्या है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे पेट की समस्या। किसी को कब्ज है, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, तो किसी को हर समय भारीपन। यह समस्या अब अपवाद नहीं रही बल्कि सामान्य स्थिति बन चुकी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोग इसे बीमारी मानते ही नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। लेकिन पेट कभी भी बिना कारण खराब नहीं होता, वह हर दिन संकेत देता है। सवाल यह है कि हम उन संकेतों को समझते हैं या नहीं। सबसे पहले भोजन की गुणवत्ता की बात करें। आज का भोजन पेट को भर तो देता है, लेकिन उसे पोषण नहीं देता। ज्यादातर खाने की चीजें इतनी प्रोसेस्ड हो चुकी हैं कि उनमें से फाइबर लगभग खत्म हो गया है। फाइबर वही तत्व है जो आंतों को सक्रिय रखता है। जब फाइबर नहीं होता तो आंतें सुस्त पड़ने लगती हैं। पुराने समय में लोग मोटा अनाज, सब्जियां, दालें और फल खाते थे। यह भोजन भारी नहीं था, लेकिन संतुलित था। आज का भोजन या तो बहुत ज्यादा चिकना है या बहुत ज्यादा सूखा। दोनों ही स्थितियां पेट के लिए कठिन हैं। दूसरी बड़ी समस्या है समय। पेट को नियमितता पसंद है। वह चाहता है कि रोज लगभग एक ही समय पर भोजन मिले, लेकिन आज यह समय हर दिन बदलता रहता है। कभी नाश्ता देर से, कभी दोपहर का खाना छोड़ा हुआ, कभी रात का खाना बहुत देर से। जब समय बिगड़ता है तो पाचन रस सही समय पर नहीं बनते। नतीजा यह होता है कि खाना पूरी तरह नहीं पचता और वही अधपचा भोजन आंतों में जमा होने लगता है। तीसरी समस्या है पानी। लोग समझते हैं कि सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीना काफी है, लेकिन पानी शरीर की सफाई का मुख्य साधन है। जब पानी कम होता है तो मल सख्त हो जाता है और आंतों में चिपकने लगता है। पुराने समय में लोग सुबह उठते ही पानी पीते थे। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि शरीर को जगाने का तरीका था। आज सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से होती है, जो पानी की कमी को और बढ़ा देती है। चौथी समस्या है मानसिक तनाव। तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वह सीधा पेट पर असर करता है। जब इंसान तनाव में होता है तो शरीर लड़ो या भागो की स्थिति में चला जाता है।
इस स्थिति में पाचन सबसे पहले बंद होता है। यही कारण है कि चिंता में लोगों को भूख नहीं लगती या फिर बहुत ज्यादा लगती है। दोनों ही स्थितियां असंतुलन की निशानी हैं। अब एक बहुत अहम बात, भोजन कैसे खाया जा रहा है। आज लोग खाते समय भी काम कर रहे होते हैं, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, बात करते हुए। जब मन भोजन पर नहीं होता तो शरीर भी उसे ठीक से स्वीकार नहीं करता। बुद्ध ने कहा था कि भोजन ध्यान से किया जाना चाहिए, हर कौर को महसूस करना चाहिए। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह पाचन विज्ञान है। जब आप ध्यान से खाते हैं तो शरीर सही मात्रा में पाचन रस छोड़ता है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो शरीर भ्रमित हो जाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग पेट को सुनना भूल गए हैं। उन्हें भूख और आदत में फर्क समझ नहीं आता। अक्सर लोग सिर्फ समय देखकर खाते हैं, भूख देखकर नहीं। यही कारण है कि पेट भरा होने के बावजूद लोग और खाते हैं। यह अतिरिक्त भोजन आंतों में जमा हो जाता है। धीरे धीरे यही जमा हुआ भोजन सड़ने लगता है। यह सड़न ही गैस, एसिडिटी और बदबूदार मल का कारण बनती है। और जब यह गंदगी लंबे समय तक रहती है तो शरीर में जहर की तरह फैलती है। अब सवाल यह है कि क्या इसका समाधान सिर्फ इसबगोल या किसी एक चीज में है? जवाब है नहीं। यह सिर्फ पहला कदम है। असली समाधान है भोजन के प्रति समझ बदलना। अगर आप पेट को सच में ठीक करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। रात को हल्का भोजन, दिन में पर्याप्त पानी और खाने के समय पूरा ध्यान, ये तीन बातें पेट को धीरे धीरे उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस ले आती हैं। इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट वर्षों से बिगड़ा हुआ है। वह एक हफ्ते में पूरी तरह ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर दिशा सही है तो सुधार जरूर होगा। जब भी गौतम बुद्ध का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के मन में त्याग, संन्यास और तपस्या की तस्वीर उभर आती है। ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का मार्ग सिर्फ जंगलों और आश्रमों के लिए था, आम इंसान के जीवन के लिए नहीं। लेकिन यह समझ अधूरी है। बुद्ध का मार्ग जीवन से भागने का नहीं, जीवन को संतुलन में जीने का मार्ग था। और यही संतुलन आज के इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में दो चरम देखे। एक तरफ राजमहल का अत्यधिक सुख, दूसरी तरफ कठोर तपस्या। दोनों ही रास्तों ने उन्हें शांति नहीं दी। तब उन्होंने जिस मार्ग को अपनाया वही मध्य मार्ग कहलाया। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। यही सिद्धांत शरीर और स्वास्थ्य पर भी लागू होता है। आज का इंसान भी दो ही चरमों में जी रहा है। या तो वह अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं करता, जैसा मन करे जब मन करे खाता पीता है, या फिर अचानक बहुत सख्त नियम बना लेता है, डाइट, एक्सरसाइज, उपवास। दोनों ही स्थितियां शरीर को परेशान करती हैं। मध्य मार्ग कहता है शरीर को शत्रु मत बनाओ, मित्र बनाओ। उसकी जरूरतों को समझो, लेकिन उसकी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। भूख लगे तो खाओ, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। थकान हो तो आराम करो, लेकिन आलस्य में मत डूबो। बुद्ध ने भोजन को भी साधना का हिस्सा माना। उनके भिक्षु दिन में 1 या 2 बार ही भोजन करते थे, लेकिन वह भोजन संतुलित होता था, न बहुत भारी न बहुत हल्का। रात का समय उन्होंने शरीर को आराम देने के लिए छोड़ा। यह कोई धार्मिक नियम नहीं था, यह शरीर की कार्य प्रणाली की समझ थी। बुद्ध जानते थे कि रात को पाचन कमजोर होता है और उस समय शरीर को सफाई का मौका देना चाहिए। आज अगर हम अपने जीवन में बुद्ध का मध्य मार्ग अपनाएं तो हमें कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे संतुलन बनाने होंगे, जैसे रात का खाना जल्दी और हल्का। इसका मतलब यह नहीं कि भूखे सो जाएं, बल्कि यह कि ऐसा भोजन लें जो पेट पर बोझ न डाले। सादा खाना, कम मसाले, सीमित मात्रा। दूसरा, नियमितता। रोज अलग अलग समय पर खाना शरीर को भ्रमित करता है। बुद्ध ने दिनचर्या पर बहुत जोर दिया। एक तय लय में जीना मन और शरीर दोनों को स्थिर करता है। तीसरा, सजगता। बुद्ध ने कहा कि जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। खाना खा रहे हो तो बस खाओ, चल रहे हो तो बस चलो। यह सजगता पाचन को भी गहरा करती है। आज के इंसान की समस्या यह है कि वह हर समय भविष्य में जी रहा है, खाते समय भी अगले काम की चिंता। यही बेचैनी पेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मध्य मार्ग यह नहीं कहता कि आप मोबाइल छोड़ दें या आधुनिक जीवन त्याग दें। वह कहता है कि हर चीज की एक सीमा हो। रात को सोने से पहले मोबाइल बंद करना कोई तपस्या नहीं, बल्कि शरीर के प्रति सम्मान है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण अज्ञान है।
स्वास्थ्य के संदर्भ में यह अज्ञान शरीर की समझ न होना है। हम नहीं जानते कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, इसलिए हम अनजाने में उसे नुकसान पहुंचा देते हैं। जब आप शरीर को समझना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आदतें खुद बदलने लगती हैं। आपको कोई नियम थोपना नहीं पड़ता। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि देर रात खाना आपको भारीपन देता है, आप खुद उसे कम करने लगते हैं। यही आत्म जागरूकता बुद्ध का असली संदेश है। आज अगर बुद्ध जीवित होते तो शायद वे अस्पतालों में जाकर दवाइयां नहीं बांटते। वे लोगों को यह समझाते कि बीमारी जीवन शैली का परिणाम है, कोई दैवी दंड नहीं। वे कहते कि शरीर को थोड़ा सुनो, उसे हर समय दौड़ाओ मत, उसे रात में आराम करने दो, उसे हल्का रखो। मध्य मार्ग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। आज लोग हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं। 2 दिन में वजन कम, 1 हफ्ते में पेट साफ, 1 महीने में पूरा स्वस्थ, लेकिन शरीर को समय चाहिए। बुद्ध ने वर्षों ध्यान किया, तब जाकर उन्हें बोधि मिली। शरीर का बोध भी समय मांगता है। अगर आप धैर्य के साथ छोटे बदलाव करते हैं तो परिणाम स्थायी होते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में लोग ज्यादा उम्र तक स्वस्थ रहते थे। अब अगला सवाल यह है कि रात, भोजन और संतुलन के बाद नींद, हार्मोन और इम्यूनिटी का क्या संबंध है? क्यों कुछ लोग सब सही करने के बावजूद भी बार बार बीमार पड़ जाते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि बार बार बीमार पड़ना कमजोर शरीर का संकेत है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार शरीर बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से उसकी रक्षा प्रणाली कमजोर हो चुकी होती है। इस कमजोरी की जड़ अक्सर नींद में छुपी होती है। नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर की सुरक्षा ढाल है। जब इंसान गहरी नींद में होता है, तब शरीर सिर्फ विश्राम नहीं करता, बल्कि खुद को दोबारा तैयार करता है। इस समय हार्मोन संतुलित होते हैं, कोशिकाएं मरम्मत करती हैं और इम्यून सिस्टम सक्रिय होता है। अगर नींद लगातार खराब हो तो यह पूरी व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। सबसे पहले समझिए हार्मोन की भूमिका। हार्मोन शरीर के संदेशवाहक होते हैं। वे तय करते हैं कि कब भूख लगेगी, कब नींद आएगी, कब ऊर्जा मिलेगी और कब शरीर को आराम चाहिए। नींद के दौरान ही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, जो शरीर को गहराई से आराम देता है। लेकिन जब रात को देर तक जागा जाता है, स्क्रीन की रोशनी देखी जाती है या पेट भारी होता है, तो मेलाटोनिन का स्राव बाधित होता है। नतीजा यह होता है कि नींद हल्की रह जाती है। इंसान सोता तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब इम्यून सिस्टम की बात करें। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रात में ही मजबूत होती है। इस समय शरीर पुराने और कमजोर कोशिकाओं को हटाता है और नई कोशिकाएं बनाता है। यह प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब नींद गहरी और लगातार हो। अगर नींद अधूरी हो तो इम्यून सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। यही कारण है कि जो लोग कम सोते हैं वे जल्दी बीमार पड़ते हैं। उन्हें सर्दी खांसी जल्दी पकड़ लेती है, घाव देर से भरते हैं और थकान जल्दी होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नींद सिर्फ घंटों से नहीं, बल्कि समय से जुड़ी है। रात 10 से 2 बजे के बीच की नींद सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय शरीर की मरम्मत प्रक्रिया सबसे तेज होती है, लेकिन आज की जीवन शैली में यह समय सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। लोग इस समय मोबाइल, टीवी या काम में व्यस्त रहते हैं। शरीर की घड़ी गड़बड़ा जाती है और हार्मोन भ्रमित हो जाते हैं। जब हार्मोन असंतुलित होते हैं तो उसका असर भूख पर भी पड़ता है। कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, कभी बिल्कुल नहीं। यही असंतुलन वजन बढ़ने या घटने का कारण बनता है। अब पेट और नींद का रिश्ता समझिए। अगर पेट भारी है तो नींद गहरी नहीं हो सकती। शरीर पाचन में लगा रहता है, इसलिए रात को हल्का भोजन और सही समय पर खाना नींद की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। यही कारण है कि हमने इस पूरी सीरीज में बार बार रात और पेट की बात की है, क्योंकि यहीं से नींद और इम्यूनिटी दोनों का रास्ता निकलता है। गौतम बुद्ध ने भी नींद को संतुलन का हिस्सा माना। उन्होंने न बहुत ज्यादा सोने की सलाह दी, न बहुत कम। उनका मानना था कि शरीर को उतनी ही नींद चाहिए जितनी उसे ताजा कर दे। आज की समस्या यह है कि लोग नींद को आखिरी प्राथमिकता मानते हैं। पहले काम, फिर मनोरंजन और अगर समय बचा तो नींद। लेकिन शरीर इसे स्वीकार नहीं करता। जब नींद लगातार खराब होती है तो शरीर चेतावनी देता है। पहले थकान, फिर चिड़चिड़ापन, फिर एकाग्रता की कमी और अंत में बीमारी। लेकिन हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, नींद से पहले का समय। अगर आप सोने से पहले तनाव, बहस या नकारात्मक खबरें देखते हैं तो नींद प्रभावित होती है। मन शांत नहीं होगा तो शरीर भी नहीं सो पाएगा।
इसलिए पुराने समय में सोने से पहले शांति के अभ्यास होते थे। मौन, ध्यान, प्रार्थना, यह सब नींद की तैयारी थी। अब जब आप पेट हल्का रखते हैं, मन थोड़ा शांत करते हैं और समय पर सोते हैं, तो शरीर धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। हार्मोन सुधरते हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमारी की संभावना कम होने लगती है। लेकिन यह एक प्रक्रिया है, कोई एक रात का काम नहीं। यही कारण है कि धैर्य और नियमितता सबसे जरूरी है। यह उम्र जीवन की सबसे सक्रिय उम्र मानी जाती है। यही वह समय होता है जब इंसान सपने देखता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और अपनी पहचान बनाता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज यही उम्र सबसे ज्यादा थकी हुई, परेशान और अंदर से टूटी हुई नजर आती है। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर कुछ न कुछ लगातार बिगड़ रहा होता है। आज 20 से 40 साल के बीच के ज्यादातर लोग किसी न किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। कोई लगातार थकान महसूस करता है, कोई बिना वजह चिड़चिड़ा रहता है, किसी को नींद नहीं आती तो किसी को पेट की समस्या। यह सब इतनी आम हो चुका है कि लोग इसे सामान्य मानने लगे हैं। सबसे खतरनाक बात यही है, बीमारी को सामान्य मान लेना। इस उम्र की बीमारियां अक्सर छुपी होती हैं। ये तुरंत बिस्तर पर नहीं गिराती, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जा चूसती हैं। इंसान काम करता रहता है, लेकिन पहले जैसी ताकत नहीं रहती। मन जल्दी हार मानने लगता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार चलने वाली जीवन शैली। इस उम्र में लोग रुकते नहीं हैं। सुबह से रात तक भाग दौड़, काम का दबाव, भविष्य की चिंता और तुलना का बोझ। शरीर और मन को कभी पूरा आराम नहीं मिलता। इन छुपी बीमारियों की शुरुआत अक्सर पेट से होती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, अनियमित भूख। लेकिन लोग इसे गंभीर नहीं मानते। वे सोचते हैं कि सबको होता है। यही सोच आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। दूसरी बड़ी समस्या है नींद की कमी। इस उम्र के लोग सबसे कम और सबसे खराब नींद लेते हैं। देर रात तक जागना, सुबह जल्दी उठना और दिन भर थकान। शरीर कभी पूरी तरह रिचार्ज ही नहीं हो पाता। तीसरी समस्या है मानसिक दबाव। सोशल मीडिया, करियर, रिश्ते, पैसे, हर तरफ से तुलना और अपेक्षाएं। मन कभी शांत नहीं रहता। यह लगातार तनाव हार्मोन को बिगाड़ देता है, जिसका सीधा असर पाचन, नींद और इम्यूनिटी पर पड़ता है। इस उम्र में हार्मोनल असंतुलन भी तेजी से बढ़ रहा है। थायराइड, पीसीओडी, टेस्टोस्टेरोन की कमी, ये सब पहले दुर्लभ माने जाते थे, अब आम हो चुके हैं। इनका कारण शरीर का प्राकृतिक चक्र टूट जाना है। आज का युवा शरीर को उसकी सीमा से ज्यादा खींच रहा है। वह कैफीन से खुद को जगाता है, शुगर से तुरंत ऊर्जा लेता है और फिर थकावट को नजरअंदाज करता है। यह उधार की ऊर्जा होती है जो बाद में भारी कीमत मांगती है। इस उम्र की एक और छुपी बीमारी है भावनात्मक थकान। लोग अंदर से अकेले हो गए हैं। बात करने का समय नहीं, सुनने वाला नहीं। यह अकेलापन भी शरीर को बीमार करता है। गौतम बुद्ध ने दुख का एक कारण तृष्णा बताया था, और आज की तृष्णा है हमेशा बेहतर बनने की, आगे निकलने की, ज्यादा पाने की। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और इसी दौड़ में शरीर पीछे छूट जाता है। अगर इस उम्र में इंसान अपने शरीर की नहीं सुनेगा तो 40 के बाद शरीर जोर से बोलेगा। तब बीमारियां साफ दिखाई देने लगेंगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यही उम्र सबसे सही समय भी है सुधार का। शरीर में अभी भी खुद को ठीक करने की ताकत होती है, बस उसे सही दिशा चाहिए। अगर इस उम्र में आप रात का समय सुधार लें, पेट को हल्का रखें, नींद को प्राथमिकता दें और तनाव को थोड़ा कम करें, तो बड़ी बीमारियों को रोका जा सकता है। आज का इंसान एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछता है, मैं कब ठीक होऊंगा? यह सवाल अपने आप में ही आज की सबसे बड़ी समस्या को दिखाता है। इंसान परिणाम जल्दी चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि बीमारी भी धीरे धीरे बनी है। जो शरीर वर्षों से अनदेखा किया गया है, वह कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि सुधार नहीं होगा। सुधार जरूर होता है, बस उसकी गति वही होती है जो शरीर तय करता है, न कि हमारा मन। शरीर एक बहुत समझदार व्यवस्था है। वह खुद को ठीक करना जानता है। उसकी हर कोशिका में ठीक होने की क्षमता होती है। लेकिन यह क्षमता तभी काम करती है जब हम उसके रास्ते में बाधा न बने। आज की सबसे बड़ी बाधा है जल्दबाजी। लोग एक साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। अचानक डाइट बदलना, अचानक एक्सरसाइज शुरू करना, अचानक उपवास करना। शरीर इन झटकों को सहन नहीं कर पाता।
वह डर जाता है और रक्षात्मक हो जाता है। धीरे धीरे ठीक होने का पहला नियम है कम करना, जोड़ना नहीं। कम करना मतलब देर रात का खाना, अनावश्यक स्नैक्स, स्क्रीन टाइम, तनाव। जब आप बोझ कम करते हैं तो शरीर अपने आप हल्का होने लगता है। दूसरा नियम है नियमितता। शरीर को यह भरोसा चाहिए कि अब चीजें समय पर होंगी। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना। यह भरोसा मिलते ही शरीर धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। तीसरा नियम है सहयोग। इस गोल जैसी चीजें शरीर का सहयोग करती हैं, उसकी जगह काम नहीं करती। जब आंतें सुस्त होती हैं तो उन्हें थोड़ा सहारा देना गलत नहीं है, लेकिन साथ में आदतें भी सुधारनी होंगी। शरीर को ठीक होने के लिए सबसे पहले पेट साफ चाहिए। जैसे ही आंतें नियमित होती हैं, सुधार की लहर पूरे शरीर में फैलने लगती है। खून साफ होता है, त्वचा सुधरती है, नींद गहरी होती है। कई लोग कहते हैं कि पेट तो ठीक है, फिर भी थकान रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर अभी गहराई से सफाई की प्रक्रिया में होता है। यह अंदर का काम है जो बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे सुधार के दौरान कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब लगता है कि कुछ बेहतर नहीं हो रहा। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी गंदे कमरे की सफाई। पहले धूल उड़ती है, गंदगी दिखती है, लगता है कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सफाई जारी रखें तो धीरे धीरे सब साफ होने लगता है। शरीर की सफाई भी वैसी ही है। जब गंदगी बाहर निकलने लगती है तो कभी कभी असहजता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तरीका गलत है। एक बहुत जरूरी बात, तुलना मत कीजिए। हर शरीर अलग है। किसी को जल्दी फायदा दिखता है, किसी को देर से। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने धैर्य को सबसे बड़ा गुण माना था। उन्होंने कहा था कि बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। शरीर भी एक जीवित वृक्ष है। धीरे धीरे ठीक होने की प्रक्रिया में मन की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर आप हर दिन अपने शरीर को शक की नजर से देखेंगे तो तनाव बढ़ेगा। अगर आप विश्वास रखेंगे तो शरीर सहयोग करेगा। इसका मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि समझदारी है। जो चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें छोड़ना। जो सहायक हैं, उन्हें अपनाना। धीरे धीरे सुधार का एक बड़ा संकेत यह होता है कि आप खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं, भले ही रिपोर्ट्स अभी वैसी ही हों। यह अंदरूनी सुधार का संकेत है। यही वह समय होता है जब आपको रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। स्वास्थ्य की बात आते ही एक बड़ी गलती अक्सर की जाती है, यह मान लेना कि जो तरीका एक व्यक्ति के लिए सही है वही सबके लिए भी सही होगा। लेकिन शरीर का स्वभाव ऐसा नहीं है। हर इंसान का शरीर अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं और उसकी सीमाएं भी अलग हैं। इसलिए किसी भी आदत को अपनाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। इस पूरी सीरीज में जिन बातों का जिक्र किया गया है, रात को पेट हल्का रखना, नियमित दिनचर्या, इसबगोल जैसे सहायक उपाय, ये सब सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में सावधानी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले बात उन लोगों की जिन्हें आंतों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं, जैसे आंतों में रुकावट, क्रॉनिक सूजन या हाल ही में पेट की सर्जरी हुई हो। ऐसे मामलों में कोई भी फाइबर आधारित चीज बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहां समस्या सुस्ती की नहीं, संरचना की हो सकती है। दूसरी श्रेणी में आते हैं बुजुर्ग। उम्र बढ़ने के साथ पाचन स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है। ऐसे में इसबगोल जैसी चीज बहुत सहायक हो सकती है, लेकिन मात्रा कम रखनी चाहिए और पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। पानी की कमी के साथ लिया गया फाइबर उल्टा असर कर सकता है। तीसरी श्रेणी में गर्भवती महिलाएं आती हैं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव और बढ़ते हुए गर्भ के कारण कब्ज आम समस्या होती है। इसबगोल आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नियमित रूप से शुरू नहीं करना चाहिए। चौथी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो पहले से किसी दवा पर निर्भर हैं, खासकर थायराइड, शुगर या मानसिक स्वास्थ्य की दवाएं। फाइबर कुछ दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है, इसलिए दवा और इसबगोल के बीच उचित अंतर रखना जरूरी होता है। अब एक और महत्वपूर्ण वर्ग है वे लोग जो बहुत दुबले हैं या जिनका वजन बहुत तेजी से गिर रहा है। ऐसे मामलों में रात को बहुत हल्का भोजन या कुछ चीजों का पूरी तरह त्याग नुकसानदायक हो सकता है। शरीर को पोषण चाहिए, सिर्फ सफाई नहीं।
स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ हल्कापन नहीं बल्कि शक्ति भी है, इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। एक और सावधानी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। जो लोग अत्यधिक चिंता, अवसाद या खाने से जुड़ी विकृतियों से जूझ रहे हैं, उन्हें किसी भी स्वास्थ्य नियम को सख्ती से लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सख्ती तनाव बढ़ा सकती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि जब नियम बोझ बन जाए तो वे साधना नहीं रह जाते। इसीलिए स्वास्थ्य के नियम भी सहायक होने चाहिए, डर पैदा करने वाले नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर कभी ऐसा लगे कि किसी उपाय से शरीर में परेशानी बढ़ रही है तो उसे तुरंत रोक देना चाहिए। शरीर से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा तभी फायदा होगा, लेकिन प्राकृतिक सुधार में अत्यधिक कष्ट की जरूरत नहीं होती। सावधानी का मतलब डर नहीं बल्कि विवेक है। विवेक वही है जिसकी बुद्ध ने बार बार बात की। इस पूरे रास्ते पर चलते हुए यह याद रखना जरूरी है कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। न किसी से तेज ठीक होना है, न किसी से बेहतर दिखना है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि स्वास्थ्य कोई एक दिन का निर्णय नहीं होता। ये रोज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। बीमारी अचानक दिखाई देती है, लेकिन वह धीरे धीरे बनती है। ठीक उसी तरह स्वास्थ्य भी अचानक नहीं मिलता, वह धीरे धीरे लौटता है। इस पूरे सफर में सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख यही है कि शरीर दुश्मन नहीं है। वह हमारे खिलाफ काम नहीं करता, बल्कि हमेशा हमें बचाने की कोशिश करता है। जब वह थकान, दर्द या असुविधा दिखाता है तो वह संकेत दे रहा होता है, सजा नहीं। दीर्घकालिक स्वास्थ्य की पहली आदत है शरीर की भाषा सुनना। भूख लगे तो खाना, लेकिन आदत के कारण नहीं। नींद आए तो सोना, लेकिन मजबूरी में नहीं। थकान हो तो रुकना, लेकिन अपराध बोध के साथ नहीं। जब आप शरीर को सुनना शुरू करते हैं तो आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत है रात का सम्मान करना। रात को हल्का भोजन, समय पर सोना और मानसिक शांति देना। यही वह समय है जब शरीर खुद को नया बनाता है। जो इंसान अपनी रातें सुधार लेता है वह अपनी उम्र नहीं, अपनी गुणवत्ता बढ़ा लेता है। तीसरी आदत है नियमितता, कठोरता नहीं। हर दिन एक जैसा खाना नहीं, बल्कि एक ही समय पर खाना। हर दिन बहुत व्यायाम नहीं, बल्कि रोज थोड़ा चलना। स्वास्थ्य में निरंतरता जीतती है, अतिशय नहीं। चौथी आदत है सफाई और पोषण का संतुलन। सिर्फ पेट साफ होना ही काफी नहीं, शरीर को ताकत भी चाहिए। सादा, प्राकृतिक और घर का खाना इस संतुलन को बनाए रखता है। शरीर को जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत की चीज पूरी चाहिए। पांचवी आदत है मन की देखभाल। आज की सबसे बड़ी बीमारी शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। चिंता, तुलना और जल्दबाजी शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। हर दिन कुछ पल शांत बैठना, सांसों को महसूस करना मन को स्थिर करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि असली स्वास्थ्य बाहरी अनुशासन से नहीं, आंतरिक संतुलन से आता है। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होने लगता है। छठी आदत है आभार। जो इंसान अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होता है वह उसका बेहतर ख्याल रखता है। शिकायत शरीर को तनाव देती है, आभार उसे सहयोग देता है। सातवीं आदत है डर से दूरी। डर, बीमारी का डर, उम्र का डर, भविष्य का डर शरीर को कमजोर करता है। स्वास्थ्य डर से नहीं, विश्वास से बनता है। अब एक बहुत जरूरी बात, यह रास्ता किसी दवा के खिलाफ नहीं है और न ही डॉक्टरों के खिलाफ। आधुनिक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार दोनों साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।